अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में एक प्लाज़े में आग भड़क उठी और उसके बाद जो कुछ हमने उसका अंजाम देखा वो बहुत ही अफसोसनाक और तकलीफ़ देह है। इस वाक़े को देखने के बाद सबसे पहले हुकूमत वक्त को, वो मरकज़ में हो या सूबों के अंदर हो या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों, उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। मैं इस्लामाबाद में हूँ तो मैं CDA वालों से या मरकज़ी हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि सेंटोरस मॉल से लेकर आप चलना शुरू करें तो लेफ़्ट एंड राइट जितने हाई राइज़ बिल्डिंग बन रहे हैं और F10 तक जाते जाएं, जितने हाई राइज़ बिल्डिंग वहाँ बन चुके हैं और जितने बन रहे हैं ज़ेर तमीर हैं, क्या किसी एक बिल्डिंग में भी लोगों को खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो तो हम रेस्क्यू करने की पोजीशन में हैं? अगर नहीं है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस जो है CDA के ख़िलाफ़ भी और मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी यहाँ सेंटर में रजिस्टर होना चाहिए। और इसी तरीके से कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के अंदर जो जो हुकूमतें मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप इक्विप्ड ही नहीं है कि 25-30 मंजिला किसी इमारत से लोगों को बचा सकें, या आग लग जाए तो आपके पास आग बुझाने का सामान नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ मुजरमाना कार्रवाई जो है ना, गफलत की, वो कार्रवाई होनी चाहिए और आपको जेल में होना चाहिए। कितने हज़ार अरब हम सूबों को पैसा देते हैं डिविजिबल पूल से। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम 57.3% रिसोर्सेज जो फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे होते हैं सूबों को दे देते हैं, क्योंकि ये 18वीं तरमीम में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी, वसाइल का निचली जगह तक मुंतकिल करना, उसके तहत हमें पैसे दे देते हैं। वफाक डिफेंस भी उधार के पैसों से चलाता है। वफाक के पास जो पैसे बचते हैं वो सिर्फ डेट सर्विसिंग के काम आते हैं। हमारा दिफा भी उधार पे चलता है, वफाकी हुकूमत भी उधार पे चलती है, सारा पैसा सूबों को चला जाता है। और अगर सूबे इक्विप नहीं हैं तो उनको इख्तियार नहीं है, उनके पास कोई हक़ नहीं है कि वो अपनी हुकूमतें बरकरार रख सकें, उनको जेलों में बंद होना चाहिए। मैं इस मामले में मेरे ख्यालात थोड़े से बड़े सख्त किस्म के हैं, क्योंकि किसी एक शख्स की जान जाए। मैंने इस्लामाबाद में आज से चंद साल पहले देखा था, यहीं पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने साइड पे एक बिल्डिंग थी, आग लगी और एक शख्स वहाँ ज़िंदा मौजूद था बालकनी में। उस एक शख्स को ज़िंदा को हम नीचे नहीं, तीसरी चौथी मंजिल से उतार सके। उसने ऊपर से जंप किया, नीचे गिरा, नीचे उन्होंने चटाइयाँ पकड़ के तो उसके आगे रखी कि वो शायद वो बच जाएगा। चटाइयों से अब 100 किलो का बंदा ऊपर से गिरे, चौथी मंजिल से कहाँ बचेगा, मर गया वो शख्स। और क्या चाहिए था नीचे? आपको सिर्फ एक इक्विपमेंट चाहिए था, वो हवा से फुला के वो बड़ी सी जगह बना के रख देते हैं, उसके ऊपर भी 4-6 बंदे गिरे तो ज़िंदा बच जाते हैं, हम वो भी नहीं बचा सके। इतना ज़्यादा जो होता है ना बदलिहाजी, और आपके ऊपर कोई एहसासात मुर्दा हो चुके हों, आपके ज़मीर मुर्दा हो चुके हों, तो तब ये कैफियत पैदा होती है कि आपको परवाह ही नहीं है। बिल्डिंग्स बनाते जो लोग मरते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिन्होंने बिल्डिंग की मंजूरी दी उनके भी ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कराची के लिए तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत के जितने करता धरता है उनको पकड़ के उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई खुली अदालत में शुरू करें, उनको सजाएँ लें, जेलों में डालें उनको, फिर ये मामला आगे चलेगा, वैसे कभी हल नहीं होगा। आज के प्रोग्राम का हमारा जो मेन फोकस है वो हमने पाकिस्तान की जो ओवरऑल, मैंने आपको सिर्फ एक जो वसाइल की तकसीम का निज़ाम है उसके हवाले से बताया कि वफाक की क्या पोजीशन है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 3-4 बड़े जो अलमिया हैं उनमें फंसा हुआ है इकॉनमी के मैदान में। एक्सपोर्ट्स सबसे पहले ले लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की साल हर साल से पाकिस्तान की नाकामी का या मुश्किलात में इजाफे का सबसे बड़ा सबब है। हम पाकिस्तान से बरामदात को नहीं बढ़ा पाते। दिसंबर के महीने में पिछले साल दिसंबर के मुकाबले में 20% पाकिस्तानी बरामदात नीचे गिर गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी भी नहीं हो रही। और हम कैसे ज़िंदा हैं? ज़िंदा इस तरह हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रिमिटेंसेस बड़े पैमाने पर भेज रहे हैं, और कुछ हम IMF, वर्ल्ड बैंक, दोस्त ममालिक के आगे हाथ जोड़ते हैं और हमारी दाल रोटी चल रही है। ये हमारी सर्वाइवल का ज़रिया है। इसको कैसे ठीक करना है? और दूसरा वो जो वसाइल की तकसीम का निज़ाम है जिसमें हम सूबों को पैसे देने के बाद कंगाल वफाक बैठा हुआ है, डिफेंस भी उधार के पैसों पे चढ़ाता है, उसको कैसे ठीक करना है? इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात एक्सपर्ट्स हैं अपने इन्हीं 2 शोबों के ऊपर, और उनसे बेहतर शायद इस मसले के ऊपर कोई राय ना दे सके। डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब हमारे साथ हैं और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मिफ्ता साहब, पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा ना होने की क्या वजूहत हैं? नदीम भाई, जो 2 मसाइल आपने खड़े करे हैं कि हमारा बरामदात नहीं बढ़ रहे और हम सूबों को पैसे देने के बाद वफाक में पैसे ही नहीं बचते, वो दोनों मसलों का हल एक ही है। और वो मसला है कि हम पहले तो NFC अवार्ड को चेंज करें और उसको रैशनलाइज़ करें, उसके बाद हम वफाक के अखराजात भी कम करें। ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम सूबों को कम पैसे दें तो वो वफाक कहीं उड़ा दें। अब आप देखिए कि पिछले साल हमने 4000 अरब रुपया PHDP और ADPs में रखा है।
वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं कि हमको 1500 अरब रुपए की टैक्स ब्रेक देनी है, शायद उसके लिए IMF से अपील भी करेंगे, वो शायद नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर समझ लें कि IMF मान जाती है तो क्या आप और मज़ीद कर्ज़ लेंगे, क्या और मज़ीद उधार बढ़ाएंगे, क्या और मज़ीद पाकिस्तान को मकरूज़ करेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अखराजात कम करें, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम टैक्स का बोझ इतना ना लगाएं। 60% टैक्स हमारा है आज, 61% एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी, 40% तकरीबन टैक्स है आपका नौकरी पेशा लोगों के ऊपर। ये टैक्स दुनिया में हाईएस्ट टैक्सों में से है। और जैसे गौहर एजाज साहब आपसे बात करेंगे, और कब से करते आ रहे हैं, सालों से बेचारे करते आ रहे हैं कि यार आप इतनी बिजली महंगी हो, इतनी गैस महंगी हो कि हर कंपीटिंग मुल्क गैस महंगी हो आपकी, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह हो, या अफ्रीका के ममालिक हों। अगर आप सबसे महंगी बिजली और गैस देंगे तो आप कैसे दुनिया में कम्पीट कर सकेंगे? तो मसला जो है वो ये है कि आपको ये वाले अखराजात हुकूमत के कम करने, ADB वगैरह के, जो बेसिकली अभी देखें ना, 43 अरब रुपया आपने MNAs को दिया हुकूमती पार्टियों के, हर MNA को 25-25 करोड़ रुपया आपने दे दिया ताकि वो अपने इलाके में जो भी कर सके। क्या इस वक्त हमारे पास ये पैसे हैं कि हम ये कर सकें? अभी भी आप नए मोटरवे और बनाने की बात कर रहे हैं पंजाब में, क्या आज हमारे पास वो अफोर्ड कर सकते हैं हम कि वो करना चाहिए, या क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी है? सो द थिंग इज़ कि हुकूमत अपना थोड़ा सा फुटप्रिंट कम करे, अपना थोड़ा सा चादर में पैर रहे, थोड़े से टैक्स ब्रेक कम करे, थोड़े से पावर एंड गैस के रेट्स को रैशनलाइज करे, खुद ब खुद एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब सिर्फ देखें, बयानात से कुछ नहीं होता, हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। मिफ्ता साहब, लेकिन ये जो फिजिकल साइड के ऊपर भी मसाइल हैं जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया, इनको किसी को तो कभी, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी तो पड़ेगी, कभी तो वो बांधनी पड़ेगी। और जितना अभी वाला सेटअप है वो हाइब्रिड प्लस रिजीम, शायद इससे बेहतर अरेंजमेंट कभी हो नहीं सकता कि सूबों को कभी एक को बनाओ कभी दूसरे को बनाओ। लेकिन अभी वो दर्देसर है नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बड़ा स्ट्रांगली उनको मैनेज कर सकती है। अभी ना किया तो बाद में करना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। रज़ी भाई देखें, इस वक्त दुनिया में तेल जो है वो $60 और उससे नीचे है। ये हिस्टोरिक लॉज हैं, 4 साल में इससे सस्ता तेल नहीं हुआ जो ईंधन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो ख़ाम तेल, जो खुर्दनी तेल है वो भी सस्ता है। पूरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो नीचे हैं। LNG जो है वो सस्ता तरीन 5-6 सालों में। अब अगर आपको ये सारे सुनहरी मौके मिले हैं तो जिसके मतलब आपका इंपोर्ट का प्रेशर कम हो रहा है, तो आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? आपको ऐसी क्या मसला है? तो क्या ये समझ में आती है बात कि भाई पाकिस्तान में बिजली और गैस बड़ी महंगी है, हुकूमत ने ये गलतियां की हैं। आज भी वज़ीर पावर ने भी ये कहा कि 6-8 हज़ार कुछ पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, आप उसके पैसे देते हैं, ले या ना ले, लेकिन उसके पैसे जो है फिर आप इंडस्ट्री से लेते हैं। आप दूसरी जो गरीब लोगों को सब्सिडी देते हैं वो भी इंडस्ट्री से आप पैसे लेते हैं। तो इंडस्ट्री की बिजली आपने महंगी रखी है, उसके गैस महंगे रखे हैं। गौर साहब बताएंगे आपको कि शायद 140 या 110 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं अक्रॉस पाकिस्तान। तो नौकरी और रोज़गार कम हो रहा है, आपकी मईशत बिल्कुल नहीं चल रही। इस हुकूमत को ये सुनहरी मौका है। आज में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ गई है जब से हमने जंग जीती है। हमारे दरवाजे दुनिया भर में खुल गए। जितनी सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है हुकूमत की, हर चीज़ पे वो कर रही है। आपको अदालतें भी आपके अब तो मातहत हो चुकी हैं। इसके अंदर अगर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप किस कौन सी सियासत बचा रहे हैं, सियासत का तो हमको 8 फरवरी को पता चल गया था। अब अगर जो मुश्किल फ़ैसले आपने नहीं लेने, जो कि मुश्किल नहीं है रियली, एक्सेप्ट के फैक्ट कि ये आप अपनी रोज़ी कटेंगे। देखें, मुश्किल फ़ैसले वो नहीं होते कि आप लोगों की तनख्वाहों के ऊपर टैक्स लगा दें, क्योंकि उनसे तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स भी लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके वो MNAs हज़रात होते हैं, MP हज़रात होते हैं। मुश्किल फ़ैसले ये हैं कि आप जो है वो सूबों को कहें कि अपने प्रॉपर्टी टैक्सेस जमा करो, हम आपको पैसे काट के देंगे। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप MNA MP हज़रात को इस वक्त पैसे ना दें। मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप कुछ PSDP की चीज़ें रोक दें, कुछ हाईवेज़ बनाने रोक दें, कुछ चीज़ें रोक दें, चाहे क्योंकि इस वक्त पैसे नहीं हैं। और मुश्किल फ़ैसले ये है कि आप कुछ लोगों को टैक्स की मराद दें। आप क्या दे रहे हैं सामने? जो आपने बात की कि इस पाकिस्तान के अंदर बंदर रोड पे, MA जिन्ना रोड पे, मेन मार्केट के अंदर गुल प्लाजा पे आग लगी, 2 घंटे तक फायर टेंडर नहीं आई। और फायर टेंडर को आने का मसला ये था कि बीच का रोड जो है वो 5 साल से खुदा हुआ है ग्रीन लाइन के लिए, तो आप इन सूबों को पैसे दे रहे हैं, उसकी क्या इफादियत हो रही है? एक इकोनॉमिस्ट हैं सवेल हुसैन साहब, इन्होंने हिसाब किया कि जितने भी आपने पैसे दिए, ना इससे तालीम बढ़ी है, ना इससे सेहत बेहतर हुई है। ये स्टेटिस्टिकल फंक्शन हैं, नंबर्स हैं।
तो जब आप तालीम और सेहत नहीं बढ़ा सकते, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और सूबे ही जो हैं वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट्स को तो देते नहीं है, इजारादारियाँ उनकी है, तो ना आपकी तालीम अच्छी हो रही है, ना सेहत अच्छी हो रही है। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ जो होती है, जैसे कि सैमसंग ने वियतनाम में एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगाई अपने टेलीफोन्स की, और वहाँ से $70 अरब के फ़ोन बेचती है, हर साल एक्सपोर्ट करती है। वो पाकिस्तान में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ वर्कफोर्स भी इतनी ट्रेंड नहीं है, वर्कफोर्स भी इतनी तालीम याफ्ता नहीं है। तो आपने पूरी होलिस्टिक चीज़ें देखनी है। लेकिन जब बिजली और गैस आपकी महंगी हो, आपका इस महीने दिसंबर के अंदर 20% एक्सपोर्ट कम था, दरमियान में ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, आपकी निटवेयर की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी अदर मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्ट कम हो गई। तो आप तो हर जगह से पाकिस्तान को ले आए। फिर उसके बाद क्योंकि चीनी की मिलें जो है वो से इस मसले के ऊपर मार पीट रही है। ब्रेक ले लें जी, पहले ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गौहर इजाज़ साहब, पाकिस्तान से बरामदात नहीं बढ़ पा रही और पाकिस्तान हर चंद साल के बाद IMF के दरवाजे पे खड़ा होता है, क्या करें कि बरामदात बढ़ना शुरू हो जाए? भाई साहब, बड़ा सिंपल सा सलूशन है। आपने जो है वो अपने आप को कंपेटिटिव करना है। पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट खड़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ, वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड वी टेक 2 स्टेप्स बैकवर्ड। कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे कैसे कमाने शुरू हुए। तो जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मार्केट शेयर लेता है, आप उसको कंपेटिटिव करते हैं, उसी वक्त जो है वो, मैं उसके बाद हमेशा कहता हूँ कि स्नेक एंड द लैडर, तो उसके बाद ऐसा काटते हैं कि ऊपर से सीधा सांप काटता है, सीधा ज़मीन पे आके गिर जाता है। दिस हैज़ बिन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स के 2022 में हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट $30 बिलियन टच की, जिसमें टेक्सटाइल का शेयर $19 बिलियन था। ट्रेडिशनली 62-63% टेक्सटाइल्स है। पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होकर उसके बावजूद नदीम $10-11 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं करता। $5 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। $5 बिलियन की तमाम मुल्क की अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर दैन टेक्सटाइल मैन्यू। तो किसी ने जो है ये सोचा है कभी कि मसला क्या है? जब मुझे मौका मिला केयरटेकर सेटअप में एज कॉमर्स मिनिस्टर, तो उस वक्त 22% का सूद था, उस वक्त 45 रुपए की बिजली थी, 16-17। तो टेक्सटाइल या जो है वो मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही नहीं सकती थी। हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और उस साल 10% ग्रोथ हो गई 2000 जो है वो 23-24 के साल में, और हम $30 बिलियन दोबारा पहुंच गए। अब उसके बाद चार्ट ये था कि हर साल 10% एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो आप जो है वो 5 साल के अंदर, मैंने कहा था कि आप $20 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। बट रिज़ल्ट क्या निकला कि आज 2 साल के बाद हम दोबारा वही $30 बिलियन पे बंद करेंगे या 30 पे। तो वी आर बैक टू 2022 नंबर्स या बैक टू 2024 नंबर्स। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़रा आगे चलने लगते हैं, हम दोबारा खींच लेते हैं। अब बिजली, इसको मैं अब जवाब दे देता हूँ। बिजली की कीमत हमने क्या की? हमने पूरी जंग लड़ के IPPs के ख़िलाफ़, उसके बाद हमने पूरी जंग लड़ी कि जनाब जो हमारी क्रॉस सब्सिडी है इंडस्ट्री से अदर कंज्यूमर्स की, उसको आप 240 अरब वापस करें। तो वो 240 अरब की कमिटमेंट थी कि वो वापस होगी, उसमें से 135 अरब वापस की गई। बहुत अच्छा स्टेप लिया। और आपने लगारी साहब का स्टेटमेंट भी सुना होगा, देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि अब $17 बिलियन के हमने जो है सेविंग कर दी, मतलब तकरीबन $5 ट्रिलियन की। ये जो महंगे पावर प्लांट थे जिन्होंने चोरी की हुई थी, ये सारे बंद किए और कौम को उसका फ़ायदा $5 ट्रिलियन का पहुंचाया। उन्होंने कहा 10 रुपये यूनिट। कोई मानता नहीं था उस वक्त जब ये जंग हमने शुरू की। आज से 2 साल पहले के IPPs जो है वो बंद प्लाटों में नफ़ा ले रहे हैं। आज हुकूमत पाकिस्तान ने जब उसके ऊपर स्टेप लिया तो $17 बिलियन, $5 ट्रिलियन रुपए इन प्लांटों को बंद करा के, जिसको 7000 मेगावाट कह रहे हैं बंद कराएं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कैंसिल हुए, और वो आज मुल्क जिसका कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। बट ये आ गई डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात। सनत ने रीजन के साथ कम्पीट करना है। हिंदुस्तान में बिजली का रेट आज 7 से 9 सेंट है, चाइना के अंदर 7 से 9 सेंट है, बांग्लादेश के अंदर 7 से 9 सेंट्स है, वियतनाम में 7 से 9 सेंट है, कंबोडिया में 7। अब ये रीजनल मार्केट है।
उस कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माल कंबोडिया से ख़रीदे या वियतनाम से ख़रीदे या बांग्लादेश से ख़रीदे या इंडिया या चाहे। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, एफिशिएंट है। इस काबिल है कि माल जितना मर्जी चाहे बेच सकते, सिर्फ हमें कॉस्ट एफिशिएंट कर दें। 3 चीज़ें हैं कॉस्ट एफिशिएंट की। एक, बिजली का रेट, वो है 7 से 9 सेंट। आप रखेंगे 12 से 15 सेंट, इंडस्ट्री कम्पीट ही नहीं कर सकती। सूद का रेट, उनको रॉ मटेरियल्स मंगाने हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक करने हैं। पूरे रीजन में सूद का रेट 5 से 6% है, हमने उसको 10.5 रखा हुआ है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि आपको इनकरेज करना है अपने एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो काम कर सके। हम उसके बजाय उसको डिस्करेज कर देते हैं। वो जब डिस्करेज करते हैं तो वो ग्रोथ नहीं करता। वो कहता है जी मैं नफ़ा मेरे को है नहीं, मैं काम क्यों करूं। अब जो टैक्स रेट्स आपने फिक्स टैक्स रिजीम से इंडस्ट्रीज को नॉर्मल टैक्स रेट पे ले गए, वो डिस्करेज हो गया कि जनाब मैं सारा दिन टैक्स के अब नोटिस भुगतूंगा। सो ये नीड, अगर हम समझते हैं कि हमारी बिजली का रेट अगर फर्दर कम करना हो गौहर साहब, तो आप कह रहे हैं 7 से 9 करना पड़ेगा, तो 7 से 9 करने के लिए क्या करें? आपके जहन में क्या तजवीज़ है? कुछ भी नहीं है मलिक साहब। जो कमिटमेंट 2 साल पहले हमने दी थी कि 240 अरब रुपए इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है अदर, उसमें से 135 अरब वापस किया। बाकी अभी 102 या 103 अरब रुपए खुद एनर्जी मिनिस्ट्री जो है मानती है कि हाँ जी हम इंडस्ट्रीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, उन पे सब्सिडी उनसे दूसरे कंज्यूमर को डलवा रहे हैं। खुद मान रहे हैं। वो 4.5 रुपये यूनिट बनता है, ख़त्म करें। 3.5 रुपये यूनिट जो है वो क्या चार्ज कर रहे हैं कि जनाब जो हमारे पास सर्कुलर डेट है उसका सूद जो है वो हमारे को इंडस्ट्री दे दे। भाई सर्कुलर डेट का सूद इंडस्ट्री क्यों दे आपको? आपने नुकसान किया। इंडस्ट्री तो अपने पैसे टाइम से देती रही है। ये 4.5 और 3.5 8 रुपये बनते हैं। ये 8 रुपये ख़त्म करें 3 सेंट्स, ये 3 सेंट का रेट बन जाएगा। 3 सेंट्स ख़त्म करें तो इंडस्ट्री 9 सेंट पे कंपेटिटिव हो जाती है। अब इस 3 सेंट के पीछे हम दोबारा से क्या करेंगे मलिक साहब पता है? हम दोबारा से वही काम करेंगे जो 3 साल पहले किया था कि जनाब अब डॉलर्स नहीं है, अब डॉलर्स क्या करें। अब एक डिमांड दोबारा से उठनी चली गई है शरारती लोगों की तरफ से कि डिवैल्यू कर दो। डिवैल्यू कर तो लोगों के जो है वो घरों के जो है वो चूल्हे बंद हो जाते हैं। और आप किस लिए डिवैल्यू करते हैं? लोग कहते हैं एक्सपोर्ट के। बिल्कुल नहीं एक्सपोर्ट के लिए डिवैल्यू करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करना था। बिल्कुल गलत थ्योरी है कि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ती होती तो 3 साल की एक्सपोर्ट देख लें। 160 रुपये का रेट था जो है वो जून 2022 पे, दिसंबर में हो गया 220 रुपये का एक्सपोर्ट, बढ़ी नहीं। उसके बाद फरवरी में हो गया 280 का एक्सपोर्ट, बढ़ी नहीं। वहीं $30 बिलियन पे खड़ी है क्योंकि हर चीज़ डॉलराइज्ड है। मैं बात आपसे कर रहा हूं तो मैं डॉलराइज कर रहा हूं कि मैं बिजली का रेट 9 सेंट कर दे, मैं तो रुपयों में बात ही नहीं कर रहा। सो एवरीथिंग इज डॉलर रिलेटेड। जब आप करेंसी डिवैल्यू करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए नहीं करते, आप इंपोर्ट कर्टेल करने के लिए कि मुल्क का बाइंग पावर तोड़ दें, इसलिए आप इंपोर्ट को कर्टेल। तो क्या हम दोबारा से अपनी कौम को उस जो है तकलीफ से दोबारा गुजारना चाहते हैं कि दोबारा डिवैल्यूएशन कर दें, लोग रोटी खाना बंद कर दें, लोग जो है दोबारा से फाकों पे चले जाएं? तो जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी को है कि एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव करें। एक्सपोर्ट्स अगर कंपेटिटिव नहीं होंगी तो पाकिस्तान जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। अच्छा मिफ्ताह साहब, जो ये इंडस्ट्री के साथ क्रॉस सब्सिडी वाला इशू है, इसके ऊपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्हें सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो लाइफ लाइन यूज़र्स हैं उनको सारों को या तो सोलर पे हुकूमत शिफ्ट कर दे। BISP वालों को 750 अरब देते हैं, उस 750 अरब वाले BISP के सिर्फ रेसिपेंट्स को अलाउ कर दें, बाकियों को वैसे ही बैन कर दें। वो जो बेसिक इन्होंने कैटेगरी रखी हुई है तो उससे भी सब्सिडी कम हो जाएगी। आपको कुछ इस तरह के क्रिएटिव सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे, अदरवाइज़ कोई हल नहीं है। सोलर उन सारों को दे दें और उनका वो लाइफ लाइन यूज़र वाला स्टेटस ख़त्म कर दें। नहीं, देखिए नदीम भाई, जो असल मसला है ना वो इस तरह है कि हम उसी तरीके से बिजली बेच रहे हैं आज जिस तरह हम 2012 में बेच रहे थे या 2014 में बेच रहे थे कि जब हमारी बिजली की शॉर्टेज थी। तो आप ये कहते थे कि 100 यूनिट ले रहे हो तो 4 रुपये का बिल है, और अगर 101वां यूनिट लिया तो न सिर्फ आपको 7 रुपये इस वाले यूनिट पे पड़ेंगे, लेकिन सारे के सारे यूनिट पे 7 रुपये पड़ेंगे। तो अगला वाला जो यूनिट है वो 300 रुपये का हो जाता है। इसी तरह 200 यूनिट वाले को आपने कहा है कि 200 से ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा बिजली का रेट लगेगा, तो हम डिस्करेज करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में बिजली पर कैपिटा जो है वो बांग्लादेश से भी कम इस्तेमाल होती है और हिंदुस्तान से भी कम इस्तेमाल होती है। हमको एक तो ये है कि उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि आपने 200 यूनिट तक बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है तो बहुत सारे लोग जो है वो सोलर लगा के अपने जो बिजली का यूनिट है वो 200 में कर लिया है। अच्छा, जो गरीब लोग हैं या मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको आप देख लीजिए कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि घर में स्त्रियाँ नहीं कर रहे होते वो,
कि यार इस्त्री करेंगे तो 200 के ऊपर चले जाएंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो बाहर से इस्त्री करवा लेते हैं। अपना मैं जानता हूँ अपने हलकों में कि जहाँ पे लोग फ्रिजेस जो हैं वो पूरे 24 घंटे नहीं चलाते, 8-10 घंटे फ्रिज बंद कर देते हैं, तो उनको भी तकलीफ़ होती है। आप थोड़ा सा बिजली की कीमत को रैशनलाइज करें और उसको पूरी तरीके से कर दें। बिस के जहाँ तक है, आप 700 की जगह आप 1400 अरब रुपए दे दें, लेकिन वो सूबे के अखराजात हैं, लेकिन आप प्राइसेस को डिस्टॉर्ट ना करें, फिर किसी को भी वेरिएबल कॉस्ट से कम पे ना बेचें। लेकिन अगर हुकूमत को सब्सिडी देनी है गरीब लोगों को तो बड़ा ज़रूर दे, लेकिन आप इंडस्ट्रीज़ को ज़बरदस्ती करके आप सब्सिडी नहीं दिलवा सकते। होता ये नतीजा ये होता है कि आपके इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अमूमन आपके बेस्ट कस्टमर्स होते हैं, जो कि 29 तारीख को बिल भर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने गैस महंगी कर दी फॉर इंस्टेंस, तो इनकी ये सोच थी कि हम गैस बहुत महंगी कर देंगे, और गैस 4500 रुपये की कर दी, $15 की गैस कर दी जो आप $7-8 में ले रहे हैं, और इनकी ये सोच थी कि लोग बिजली पे आ जाएंगे। कोई बिजली पे नहीं आया, क्योंकि इस वक्त जो है आपको अगर सिंध के अंदर मिसाल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे विंड पावर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आप विंड टरबाइंस लगाते हैं तो आपको 12-13 रुपए की बिजली पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में है, 14 रुपए की पड़ती है। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको 15-17 रुपए की पड़ती है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप बायोमास पे लगाते हैं तो बिजली 25 रुपए की पड़ती है। तो गौर एजाज साहब तो एप्टमा के सारे लोगों को जानते हैं, इनके जितने भी मेम्बरान हैं वो कुछ ना कुछ कोई ना कहीं से बिजली ले रहे हैं। सब ने सोलर लगाई हुई है, पंजाब में, सिंध में, हर जगह पे सब ने बायोमास का इंतज़ाम करा हुआ है। कोई विंड टर्बाइन्स बहुत सारे लगा रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि अब जो आपकी अगर ये खाम खाली है कि लोग 45 रुपए में मुनाफली रेट पे आपसे बिजली खरीदेंगे, आपने महंगी बिजली ज़रूर डाली है, बिल्कुल। आपने इनकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की आपने फीजिबिलिटी नहीं की थी कि यार एक साथ इतने सारे बिजली घर आ जाएंगे तो क्या हमारे पास इतने डॉलर होंगे, ये सारी बातें दुरुस्त है। लेकिन अब लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि न सिर्फ आप 18 रुपए की बिजली खुद बना सकते हैं, लेकिन वियतनाम वाला भी 18 रुपए की बिजली बना सकता है, चीन वाला भी 18 रुपए की बिजली बना सकता है, और वहाँ पे तो सोलर को इनकरेज किया जाता है। और जो दूसरी बात गौर साहब ने की है, मिफ्ता साहब, लेकिन क्या ये नहीं किया जा सकता कि जिन घरों के अंदर सोलर यूनिट लग चुके हैं, क्योंकि ये भी एक हुकूमत ने एक आजकल नया तूफान खड़ा किया हुआ है, सोलर को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा है पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में। तो जिन घरों में सोलर लग गया है उनको वो लाइफ लाइन वाली कैटेगरी से निकाल दें, वो जो 100-200 यूनिट वाला रेट होता है वो ख़त्म कर दें, उनको नॉर्मल टैरिफ पे ले जाएं। वो तो जाहिर है ये करना सर, मैं 1990 या 92 में मैं श्रीलंका गया ना, तो उधर कंप्यूटर के ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ था श्रीलंका में। कंप्यूटर बड़े महंगे थे, कंप्यूटर को इजाज़त नहीं दे रहे थे कि टाइपिस्टों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। इस सदी जब शुरू हुई थी पिछली, तो जब गाड़ियाँ आना शुरू हुई तो लोग बोलेंगे यार घोड़े गाड़े वालों की नौकरियों का क्या होगा। ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ। सो मतलब द थिंग इज़ कि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है। 18 रुपए की तो हर इंडस्ट्रीज पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर बिजली बना सकता है। तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, जब तुम बिजली लोगे मुझसे तो मैं 45 रुपए की दूंगा। अब चक्कर ये कि बैटरी आ गई है, अब ये बैटरी में अपनी स्टोरेज कर लेता है, वो भी 2-3 रुपए का खर्चा आता है। तो ये तो द थिंग इज़ कि वी हैव टू रियली रीथिंक दिस कि हम किस तरह बिजली बेच रहे हैं। और जो नुकसान हो रहा है, 1000 अरब रुपया तो पिछले साल हमने नुकसान दिया है। तो आप 1800 अरब रुपए तो सिर्फ कैपिटल कॉस्ट है, वो कॉस्ट थी, कैपेसिटी कॉस्ट अब मेरे ख्याल से 1600-1700 अरब रुपए की रह गई है। तो आप 1000 अरब का नुकसान कर रहे हैं तो 1700 अरब का नुकसान कर लें और उसके बाद सबको वेरिएबल कॉस्ट पे बेचें। देखें आपकी कैसी धड़ाधड़ इंडस्ट्री चलती है। फिर कभी आपको ये आके मीटिंग नहीं करनी पड़ती। ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक ले लें हमारे साथ। वेलकम बैक। गौर साहब, जो वफाकी हुकूमत के वज़रा और उनके सीनियर लोग हैं उनसे मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वो आजकल जो सोलर पाकिस्तान में 6-7 हज़ार मेगावाट लग गया है, उसने उनकी लुटिया डुबो दी है। और मुझे उनके आर्गूमेंट के ऊपर बहुत अफसोस होता है। बहुत ही तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं। उनको रैशनलाइज, जैसे अभी मिफ्ता साहब ने कहा, टैरिफ सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा, सोलर को डिस्करेज नहीं करना। तो मेरे तो जहन में आता है कि जिस घरों में 5 kVA का सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ उसका वो लाइफ लाइन यूज़र वाली कैटेगरी ख़त्म कर दें, नॉर्मल टैरिफ रिजीम पे ले जाए उनको। तो आप क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की मुकाएं, उसको इंडस्ट्री का मैक्सिमम टैरिफ और नीचे आ जाएगा। नदीम बिल्कुल सही देखो कर रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर्स, जब मैंने अभी नेपरा की रिपोर्ट देखी तो हमारे 11 मिलियन कंज्यूमर्स थे जो है वो इसमें 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे पिछले साल। बिजली की कीमतों से सब ने तंग होकर घरों में सोलर लगाया। अब वो 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख बिजली के कंज्यूमर्स 200 यूनिट की कैटेगरी में बढ़ गए हैं। और उनकी जो सब्सिडी है वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सब्सिडी उनकी क्रिएट हो गई है कि उन्होंने कॉस्ट से उनको नीचे देना है। अब अगर आप कहें कि 102 अरब रुपए जो नेपरा ने अभी डिटर्मिन किया आज से 2 हफ्ते पहले कि 102 अरब रुपए इंडस्ट्री सब्सिडी दे दे, क्रॉस सब्सिडी दे दे, तो उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं चलती। तो आप जो है वो दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ है 35 रुपये यूनिट प्लस टैक्सेस जैसे हम बोल रहे हैं।
तो विदाउट टैक्सेस 35 रुपये, जिसको मैं कहता हूँ आज 12 साढ़े 12 सेंट का टैरिफ है। तो आप कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेके चल सकते हैं? तमाम चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बैलेंस करनी पड़े। और आसान बातें हैं कि आप इंडस्ट्री पे कोई ऐसा बोझ नहीं डाल सकते जो कि आपके दूसरे कंज्यूमर्स को डालना है। अगर आपने 200 यूनिट से कम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को अपने सिस्टम से प्रोटेक्ट करना होगा। ये नहीं कि इंडस्ट्री को कह के तुम क्रॉस सब्सिडी, इंडस्ट्री वैसे नहीं चल रही, दुनिया से कम्पीट नहीं कर सक रही। $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट टूट गई है पिछले 6 महीने में। सबको पता है कि हमारे पास जो है इस साल हम दोबारा से वापसी के सफ़र पे हैं। जो हम पिछले साल $16.5 बिलियन थी 6 महीने की एक्सपोर्ट, इस साल 6 महीने में $15 बिलियन रह गई। 10% टूट गई है टोटल एक्सपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट्स को ऊपर और बोझ डालने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर और डाल दो, क्रॉस सब्सिडी डलवा दो। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये आसान बातें हैं और आप जो है वो निज़ाम में समझ रहे हैं कि आपने कहा है कि जनाब मैंने सर्कुलर डेट का डेट सरचार्ज लेना है, सूद लेना है। भाई सूद आप कैसे इंडस्ट्री से ले सकते हो अपने सर्कुलर डेट का? वो ₹3.5 यूनिट है। अब ये दो कॉस्टें हैं, ₹4.5 क्रॉस सब्सिडी की, जो आप दूसरे कंज्यूमर को इंडस्ट्री दूसरी आप अपने सर्कुलर डेट की कॉस्ट होती है ₹8। यही ₹8 हमारी वायबिलिटी है। इस ₹8 को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे इंडस्ट्री वायबल नहीं होती। ₹8 ख़त्म करें, 3 सेंट्स जो है वो आप टूट गए, 9 सेंट के ऊपर आ गए। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी और एनॉमली है कि आपने पीक टैरिफ और ऑफ पीक टैरिफ लगाया। ये उस वक्त था कि पीक टैरिफ के शाम को बिजली हमारे पे लोड बढ़ जाता था, तो हमने कहा डिस्करेज करो और हमने कहा पीक टैरिफ जो है वो 4 या 5 रुपये ज़्यादा रखा हुआ था। भाई इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलनी है और उसके ऊपर पीक टैरिफ किस बात का लगाया हुआ है? जब आप कहते हैं कि बिजली बंद है, हमें बिजली चलानी है, आपने 6 से 10 उस पर पीक टैरिफ चलाया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये एनॉमलीज हैं 3 हैं। आपने ये ऑफ पीक टैरिफ ख़त्म करना है इंडस्ट्री के ऊपर से जो 24 आवर चलती है। अब एक्सपोर्ट्स जो है आज 60% टैक्स रेट भी है चल रही है इंडस्ट्री के ऊपर, 60% टैक्स भी है। सैलरीड मेरे जैसे बंदों के ऊपर 40% टैक्स भी है। 100 कमाए तो 40 हुकूमत ले जाती है, आपके ऊपर 60 हुकूमत ले जाती है। तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो जुल्म कर रहे हैं इंडस्ट्री, कोई इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार ही नहीं है बंदा पाकिस्तान में। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सनत पाकिस्तान में जो लगाया हुआ है, सनत तो एक इबादत है और उसको इबादत के तौर पे कि हज़ारों लोगों को जॉब लेते हैं, हज़ारों लोगों का जो है घर का उसकी रोज़ी का पहिया चलना होता है। आप सनतों को इनकम्पैटिटिव कर देंगे तो सनतें कैसे चलेंगी? आप देखें हाउसिंग सेक्टर में मालिक 15% ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई, आप कहें कि जनाब आपके पास अगर वाइट कैपिटल है उससे आप जो है वो घर ले लें, जो है कोई जो है वो कमर्शियल अपना कारोबार बना लें। ठीक, हम कह रहे हैं कि वाइट कैपिटल के बाद हमने इसको ना घर बनाने देना है ना इसको कारोबार बनाने देना है। 15% ट्रांजैक्शन टैक्स, 236C, 236K, 7E, 7F, स्टाम्प ड्यूटी, TMA चार्जेस, ऐसे ऐसे नाम है जिनको पढ़ के बंदा कहता है मैंने ना ही खरीदी कोई। अब उससे 40 सनतें चलती हैं, आपने उन 40 सनतों का भी पहिया बंद कर दिया, सारी वो सनतें 50% पे चल रही हैं। तो आपने एक पॉलिसी ऐसी बनाई है कि मुल्क में सनत ना चले किसी तरह से। अगर कहीं सनत चल गई तो पाकिस्तान में जो है ना वो कहीं तरक्की ना हो जाए पाकिस्तान की। भाई इस सोच से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, नहीं रुक सकता पाकिस्तान को कोई। पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान के जॉब्स हमने क्रिएट करने हैं, किसी ने बाहर से आके नहीं क्रिएट कर। ये क्यों ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं हम लोग? और जो है हम कह रहे हैं कि ग्रोथ साहब जो फाइनेंस कमीशन वाला शुरू में आपसे सवाल किया था वो दोबारा आपसे दोहराऊंगा। ये फाइनेंस कमीशन वाले मामले को भी हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज वफाक डूबता जाएगा। हमने डोमेस्टिक लोन इतने बढ़ा लिए हैं, अब सारा कुछ हम कर्जों की मद में दे देते हैं, कुछ भी नहीं है वफाक के पास डिफेंस चलाने के लिए या वफाकी हुकूमत चलाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, मालिक मैं इसका सवाल का जवाब दे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले साल का सिनेरियो निकाला, बड़ा कमाल किया। पाकिस्तान में आप भी चीखें मार रहे हैं 40%, मैं चीखें मार रहा हूँ 60%, सारा पाकिस्तान हमने 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया। कमाल कर दिया हमारी FBR ने। अच्छा, जो 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया उसमें से 55% तो सूबों को चला गया। तो हमारे वफाक के पास कितना बचा? हमारे वफाक के पास 5.5 ट्रिलियन बच गया। उसमें से उस 5.5 ट्रिलियन में हमने क्या किया कि एक पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है 2 ट्रिलियन की, के हमें सूबों को ना देना पड़े, वो PDL लेवी बढ़ती नहीं है, तो 2 ट्रिलियन वो आ गया। तो ये सारा कुछ करके पेट्रोलियम लेवी लगा के 5.5 और 2 7.5, आपको पता है सूद पिछले साल कितना दे दिया? 8 ट्रिलियन। तो सारे पैसे कलेक्ट करके क्या कर दिए? सूदखोर को जाके, बैंकों को जाके पैसे दे दिया हुकूमत ने।
और उसका जब मैं हिसाब करता हूं तो पिछले साल पूरे साल में एवरेज इंटरेस्ट रेट 7% होना चाहिए था। ये जो अभी 25 का साल जनवरी से दिसंबर गुजरा, हमने जो पॉलिसी रखी, हमने जो है 12% सूद का रखा, शुरू किया, मई में जाके 11 किया, उसके बाद दिसंबर में 10.5 किया। एवरेज 11.3% का हमारा वेटेड एवरेज बनती है। तो 11.3% वेटेड एवरेज पे अगर आप 7% सूद रख लेते, जो कि हमारी इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा था, तो 4% से 2 ट्रिलियन रुपए बच जाता था। हमने 2 ट्रिलियन का नुकसान भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने दोबारा गए, पैसे नहीं है हमारे पास, बट हम 2 ट्रिलियन सूद देंगे एक्स्ट्रा। तो पॉलिसीज कौन बना रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मुझे नहीं पता। कौन मिफ्ता साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा इसी सवाल का। मिफ्ता इस्माइल साहब। जी 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 मिफ्ता इस्माइल साहब। जी जी देखिए जी, मैं एनएफसी के आने से पहले एक दो बातों की मैं थोड़ी सी वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखें, ये जो गौर साहब की बात थी एकदम दुरुस्त थी कि डिवैल्यू करने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि डिवैल्यू करने से सिर्फ दो इंडस्ट्री को 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जो तनख्वाहें होती हैं, अगर किसी को 15,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह दे रहा है तो वो उसके जो डॉलर की वैल्यू है कम हो जाती है, तो वो उसको फ़ायदा होता है। और दूसरा है कि उसके जो लोन्स होते हैं उसकी डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप लोगों को तनख्वाहें कम कर रहे हैं तो उसका हाल ये होता है डिवैल्यू करने के बाद कि महंगाई बढ़ जाती है और उनकी तनख्वाहें जो है वो कहीं नहीं पहुंचती। इसीलिए आज जो है वो 25% पाकिस्तानी घराने, ये हुकूमत के नंबर्स हैं, आर फूड इनसिक्योर। पहले 6 साल पहले 16% थे, आज 25% हैं। इसीलिए आज पिछले 6 साल के मुकाबले में 12.2% रियल इनकम कम हो गई है। इसीलिए जो गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं 20%, उनकी तनख्वाहें जो भी हों, उनकी जो रियल आमदन है, परचेसिंग पावर है, वो 20-21% कम हो गई है। तो हमको डिवैल्यू इस तरह नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से गरीब लोग जो है वो फंस जाएं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है सर कि जब आप इंडस्ट्री को से काम लेना चाहें तो आपको इंडस्ट्री से 2 काम लेने हैं। नंबर 1 काम आपको ये लेना है कि वो नौकरियां पैदा करें, और नंबर 2 आपने ये काम लेना है कि वो फॉरेन एक्सचेंज जमा करें। अब ये इंडस्ट्री का काम ये नहीं है कि आपने क्रॉस सब्सिडी करनी है। क्रॉस सब्सिडी बिल्कुल करें अगर आप समझते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन फिर क्रॉस सब्सिडी हुकूमत अपनी फंडिंग से करे। ये जो 4,000 अरब रुपया आपने PSDP और ADB की मद में लगाया हुआ है, जिसके अंदर आप भी जानते हैं कि कितनी करप्शन होती है, इसको अगर हम ये कहते हैं चलो करप्शन नहीं होती, सारे इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या 2-3 साल से डिले नहीं कर सकते? इस वक्त क्या लाहौर से भावल नगर का मोटरवे बनाना, जिसका कुछ दिनों पहले अप्रूवल दिया है, तो क्या वो ज़रूरी है? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या हम कुछ अरसे तक इसको वो नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते? क्या हम और दीगर जो 25-25 करोड़ रुपये जो MNS को दिए थे, इसको डिले नहीं कर सकते? ये सब कुछ कर सकते हैं। NFC के अंदर मेरी गुजारिश ये है, जो मैं समझता हूँ कि अभी जब तक इतना हमारा डेफिसिट है, तो आप ये कहें कि चलो 12,000 अरब में जो भी बात होती है वो कर लो, लेकिन 12,000 के बाद जो भी अगला पैसा आता है 80% वो वफाक को मिलना चाहिए, ताकि जब तक कि वफाक का डेफिसिट जो है वो 2-3% ऑफ GDP से कम ना हो जाए। लेकिन अगर आप वफाक के डेफिसिट को कम नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा, इधर आपके डेट बढ़ती रहेगी और आप जो है वो मज़ीद डेट में डूबते रहेंगे। आपका जो डेफिसिट आ रहा है वो 6-7% ऑफ GDP आ रहा है, आपकी ग्रोथ 2-2.5% आ रही है, तो हर साल आप 4% ऑफ GDP से मज़ीद मकरूज़ हो रहे हैं। और इनफैक्ट जो आप जो कर्ज़ उतार रहे हैं, जो सूद दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको बोरो करना पड़ रहा है। तो इसको डेट ट्रैप बोलते हैं, हम उसमें फंसे जा रहे हैं। और आप मतलब ये बात भी सोचें कि ये अनलिमिटेड नहीं है कि आप 40% लोगों के ऊपर टैक्स लगा दें, नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 60% टैक्स लगा दें बिजनेसेस के ऊपर, और ये सोचें कि सब कंप्लाई कर लेंगे और सब। मेरे पास आज वक्त खत्म हो गया मिफ्ता साहब, लेकिन आप दोनों के साथ हम इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम करेंगे टू कम अप विद वेरी क्लियर सोल्यूशंस कि इसके हल क्या है। मिफ्ता इस्माइल साहब, डॉक्टर दोनों का शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।